हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेशन। और आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की क्वेश्चन सीरीज में अपनी 7वीं वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट जुलाई 2020 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन टॉप 10 क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अ टीचर्स रोल व्हाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, यानी टीचर का क्या रोल होता है जब वो एक कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ा रहा हो। यानी क्लास ऐसी है कि वो कोऑपरेटिव लर्निंग, वहां पर टॉपिक चल रहा हो, उसका जो टॉपिक है वो कोऑपरेटिव करके हो, तो क्या करना चाहिए उसे। इज टू लीव द क्लास एंड लेफ्ट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन, यानी बच्चों को यानी क्लास वहीं से वहीं छोड़ देनी चाहिए और बच्चे जो कर रहे हैं उन्हें वो कर देना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन है टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, यानी हर एक ग्रुप को सपोर्ट करे और उसे मॉनिटर करे, यानी उसको सही से निगरानी उसकी करे। इज टू सपोर्ट ग्रुप विच हैज द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, यानी सिर्फ उन्हीं ग्रुप को सपोर्ट करे जो ब्राइट हैं, जो टैलेंटेड हैं, जिनके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं। क्या केवल उन्हीं ग्रुप को सपोर्ट करे टीचर? या फिर इज टू बी साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट द चिल्ड्रन व्हाट दे वांट, यानी उनको बिल्कुल साइलेंट स्पेक्टेटर बैठ जाए, चुपचाप बस कुछ बोले ना, और जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें कर देना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्योंकि बोल रहा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग है, अब कोऑपरेटिव लर्निंग जब बोल दिया तो जाहिर सी बात है कॉपरेशन तो आपको करना पड़ेगा। अब जब कॉपरेशन करना पड़ेगा तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। कैसे ठीक होगा कि इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, यानी उस बच्चे, वहां पे जो बच्चे हैं, टीचर को चाहिए कि वो क्या करे, सपोर्टिव हो, तभी वो कहलाएगी आपके क्या, कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, यानी अगर हम संरचनात्मक ढांचे की बात करते हैं तो उसमें बच्चे को कैसे देखा जाता है। क्या बच्चा उसके अंदर तबुला रासा यानी ब्लैंक स्लेट की तरह है, जिसकी लाइफ हुज लाइफ इज शेप्ड इंटायरली बाय एक्सपीरियंस, जिसकी लाइफ जो है शेप की जाती है अनुभव से, तजुर्बों से। या फिर अ पैसिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग, यानी कंडीशनिंग करने के बाद, यानी वो ऐसा पैसिव है कि जिसे जिस ढांचे में ढालना चाहते हो बच्चा उसी ढांचे में ढल जाएगा। क्या बच्चे को कंस्ट्रक्टिव फ्रेम में इस तरीके से देखना चाहिए कि बच्चा एक मिट्टी की तरह होता है कि जैसे भी बनाओगे वैसा बन जाएगा? या फिर अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, या फिर वो एक ऐसा है जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है? या फिर मिनिएचर एडल्ट है? मिनिएचर एडल्ट है यानी हु इज लेस देन एडल्ट इन एस्पेक्ट, यानी हर रूप से वो एडल्ट से नीचे है, चाहे वो साइज हो, चाहे वो कॉग्निशन हो, या चाहे वो इसके इमोशंस हो। तो कौन सा चाइल्ड को किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चे को खुली आजादी होती है, अपने विचार को प्रकट करने की, हर एक गतिविधि को करने की फुल आजादी होती है, ताकि वो अपने आप को संरचना क्रिएटिव बना सके। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इसीलिए आया है ताकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारी हो जाए। तो हम आराम से कह सकते हैं कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर भी होता है, क्योंकि टीचर वहां पे उसकी ज्यादा मदद नहीं करता, बस उसे सिचुएशन में डाल देता है और सिचुएशन में डालने के बाद उसे छोड़ देता है बच्चे को, और फिर देखते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है चीजों को देखकर और किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। जैसे अब मैं अगर आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने भी टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कुछ इस तरीके से बताया था कि माचिस और तीली का रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टूडेंट के अंदर वो पोटेंशियल होता है जिस तरीके से माचिस की तीली के ऊपर मसाला होता है, लेकिन वो जब तक आग नहीं देगा जब तक टीचर या फिर हम उसे जलाएंगे नहीं। तो टीचर का काम यही होता है कि उसे स्मैश करता है और आग जल जाती है। तो पोटेंशियल तो बच्चे में ही होता है, टीचर अपनी नॉलेज उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, बल्कि टीचर तो जो उसके अंदर है उसे बाहर लाने की कोशिश करता है। इसे ही कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। तो चलिए आप तो समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है भाई प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ निर्माण। अर्थ निर्माण क्या होता है कि यानी या जो चीज बच्चा सीख रहा है वो मीनिंग वाइज सीखे, यानी उसमें रट्टा नहीं होनी चाहिए, यानी उसे वो आराम से, बहुत आराम से और ध्यान से हर चीज, एक एक चीज मीनिंग को समझ के वो सीख रहा हो। तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी वो सूचनाओं का संचारण करे या फिर बस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना हो। यूजिंग पिन्यूटिव मेजर्स, यानी वो पनिशमेंट उसे मिले, पनिशमेंट मिलेगी तो वो मीनिंग मेकिंग चिल्ड्रन बन जाएगा, इस चीज से प्रमोट होगा। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, यानी एक रूप और जो मानक हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से उनकी टेस्टिंग हो, तब प्रमोट होगी मीनिंग मेकिंग। या एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, तो इसमें आप देखो ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन इसमें सिंपल सी बात है, मीनिंग मेकिंग जो होता है वो बच्चे को छोड़ दिया जाता है और उसे हर तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कशन करते हैं उसके साथ, यानी उसके दिमाग में मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए, यानी अर्थ निर्माण करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चीज का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, दंड तो कहीं से कहीं तक हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये देखा जाता है कि दंड दिया जाता है बच्चों को। तो हमने तो पूरी बीएड पढ़ ली, उसमें हमने कहीं नहीं पढ़ा कि बच्चों को दंड देकर भी शिक्षा दी जा सकती है। तो दंड को तो हम कहीं से भी कहीं तक प्रमोट कर ही नहीं सकते, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। या कोई स्टैंडर्ड टेस्टिंग रखने से भी मीनिंग मेकिंग नहीं निकल कर आता, बस जो आएगा वो आपका डिस्कशन से और एक्सप्लोरेशन से, यानी अन्वेषण करी जाएगी, परिचर्चा होगी, तब बच्चा किसी चीज को अच्छे से समझेगा, मीनिंग मेकिंग करेगा, यानी अपना अर्थ निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट। कंस्ट्रक्टिव जो है ये अप्रोच क्या सजेस्ट करता है? इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या सजेस्ट करती है? क्या वो सजेस्ट करती है कि प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, यानी लर्नर को थोड़ी नॉलेज प्रायर होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान होना चाहिए, या फिर कंडीशनिंग चाहिए उसके लिए, फिर पनिशमेंट चाहिए उसके लिए, फिर रॉट मेमोराइजेशन चाहिए? देखिए दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दो ऑप्शन तो इसके अंदर आते ही नहीं। एक तो रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन यानी रटना, ये चीजें नहीं होती कंस्ट्रक्टिविज्म में, क्योंकि वहां तो रटने का कोई सवाल होता ही नहीं है। पनिशमेंट तो मैंने बताया पूरी एजुकेशन में आप कहीं तक भी नहीं दे सकते। कंडीशनिंग अलग, एक अलग चीज है, कंडीशनिंग से लोग सीखते हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच नहीं होती कंडीशनिंग, वो तो सिर्फ एक कोई चीज सिखाने के लिए होती है। लेकिन जब बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, नॉलेज को अच्छे से समझता है, अपनी समझ से समझता है, तो कुछ भी चीज वो समझ रहा होता है तो उस चीज की उसे एक प्रायर नॉलेज होती है, तब जाके वो उसे समझता है। यानी प्रायर नॉलेज जरूरी है किस चीज के लिए भाई? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लिए। तो हम यहाँ ऑप्शन लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, यानी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी का? यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन, यानी कोई अटेंशन या कोई इवेल्युएशन, जब हम सॉल्यूशन को उनको इवेल्युएट करते हैं उसमें कोई अटेंशन ना देना। या दूसरा ऑप्शन है इसमें फंक्शनल फिक्स्डनेस, फोकसिंग ऑन द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फंक्शन में हम फिक्स्डनेस रखें, यानी बहुत ही कह सकते हैं कठोर रहें, फिक्स रहें, और बस कन्वेंशनल फंक्शन पर ही अपना रखें, यानी एक वस्तु को केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, यानी जो परंपरा के हिसाब से, कन्वेंशनल के हिसाब से चलता हुआ रहा है उस हिसाब से हम उसे सॉल्व करें। या फिर रिस्पॉन्स एट गेटिंग स्टक ऑन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, यानी एक ऐसी रिस्पॉन्स सेट यानी प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहे, यानी जो जिस तरीके से प्रॉब्लम पहले सॉल्व होती आ रही थी उसी उसी क्राइटेरिया में हम रहें, उससे आगे ना बढ़ें। या फिर मींस एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू द नंबर ऑफ सब गोल्स, तो यहाँ पे आप कुछ देखने की जरूरत नहीं है, चौथा ऑप्शन हमें बिल्कुल ठीक मिल गया। यानी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी चाहिए तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को डिवाइड करना होगा सब ग्रुप में। जब सब गोल्स में या सब ग्रुप में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा, सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कहलाएगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक होगा। आर टीचर कैन इंकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लास रूम। तो क्या देखिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि भांजी आई हुई है तो आवाज आती रहेंगी, सो प्लीज कोऑपरेट।
कुछ नहीं कर सकते, बच्चे हैं। अ टीचर कैन इंकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लास। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई टीचर है वो क्रिएटिव लर्नर्स इंकरेज कर रहा है इन हर क्लासरूम, किस तरीके से, यानी क्या वो करे कि बच्चे जो लर्नर जो है वो क्रिएटर बन जाए, कैसे इंकरेज करे वो, एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखो डिस्करेज करेगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत अच्छी थिंकिंग होती है, ये अगर ऑप्शन ये होता ना कि करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए क्रिएटिव लर्नर के लिए। इंकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल गोल्स, डिस्करेजिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंज। देखो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से कि अगर आप सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे ना तब भी आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें कह रखा है एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन पर बल देना। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है सेंटर्ड थिंकिंग, यानी डाइवर्ज नहीं, फैलाकर नहीं ध्यान देना बल्कि एक ही चीज पर ध्यान देना। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्रिएटिव पर्सन के लिए, क्योंकि क्रिएटिव पर्सन के लिए होना चाहिए कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो अपने आप में गलत हो गया, अगर इंकरेज करते तो यही ऑप्शन सही होता। फिर तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है इंकरेज इंकरेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, यानी अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके मूल विचारों को महत्व देना। यानी ये जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, यानी किसी का कोई पर्सपेक्टिव है, किसी का कुछ अलग, कोई अलग तरीके से सोचता है, कोई बच्चा अलग तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो ये क्रिएटिवनेस तो ही है, तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। और जो बच्चे का ओरिजिनल आइडिया है, जो मूल विचार है, उसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे और उसे बल्कि अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ इसने अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना एक मूल विचार दिया, किसी की नकल नहीं करी। अब क्या है चौथा ऑप्शन, डिस्कस द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क, डिस्करेजिंग। रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर आपको क्रिएटिव बनना है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो सही ऑप्शन आपका सी ही होगा, इंक्रीजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज बीन told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academic। देखो क्या होता है, एक स्टूडेंट है इन योर क्लास हैज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज that people from social group typically from perform poorly in academic. To reduce the impact of the stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be। यानी देखिए बात ऐसी है, क्वेश्चन पूरा जो मैं बता देता हूँ इसे हिंदी में, ये क्या कहना चाह रहा है कि एक स्टूडेंट है वो डिफरेंट सोर्स, या चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, चाहे वो उसका भाई अदर सोर्सेज हो गए, चाहे उसके वो पीयर ग्रुप हो गए, चाहे उसके खुद के अलग स्टूडेंट्स हो गए, चाहे कुछ बददिमाग टीचर ही हो गए, वो उसे बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ये कह रहा है ना कि सोशल ग्रुप, फ्रॉम अ सोशल ग्रुप, ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी ये जो है पढ़ाई में बहुत बेकार होते हैं, उसे ये बात पता लग रही है कि जो तुम जिस कम्युनिटी से आए हो, जिस सोशल ग्रुप से आप आ रहे हो, वो बहुत ही पढ़ाई में बेकार होते हैं, पढ़ते नहीं है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ST SC को बोलते हैं कि भाई ये पढ़ते नहीं हैं, ये बैकग्राउंड से आते हैं, इनके यहाँ पढ़ाई नहीं है, इनके यहाँ ये नहीं होता। तो अगर ऐसा बच्चा आपके सामने आता है, उसे लगता है, तो आप उस बच्चे के साथ कैसे डील करेंगे, तो वो इसकी बात है। तो कैसे डील करेंगे, इग्नोरिंग सच कंसर्न्स, तो उसे इग्नोर कर देंगे क्या, या फिर ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी डिफरेंट सोशल ग्रुप में कंपटीशन करवाएंगे कि इनका ये वाली कम्युनिटी का और ये वाली कम्युनिटी का कंपटीशन कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है सजेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू लीव एकेडमिक्स एंड जॉइन सम अदर डोमेन, यानी उसे कहेंगे कि भैया पढ़ाई छोड़ दे तू और कहीं और लग जा, ये वाला ऑप्शन है हमारा करेगा। फिर या प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी उस वो ऐसे एग्जांपल्स देगा उन्हीं कम्युनिटी में से, जो कहेगा कि हाँ भाई देखो ऐसा नहीं है कि इनका यहाँ पढ़ते नहीं है, अगर इनका यहाँ नहीं पढ़ते तो ये लोग देखो यहाँ पे कितने ये भी ST से है, ये भी SC है, देखो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई दलित के अंदर भाई ये हो सकता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर, उनका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं बच्चे को, देखो ऐसा नहीं है, हर कम्युनिटी में अच्छे लोग होते हैं, ये कम्युनिटी वाइज नहीं देखा जाता बल्कि इंसान की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। अगर हम मुस्लिम में बोले तो मुस्लिम में होंगे APJ अब्दुल कलाम, अगर हम ब्राह्मणों में या फिर नॉर्मल हिंदूज में बोलेंगे तो स्वामी विवेकानंद। तो सब जगह सब कम्युनिटी के जब हम रोल मॉडल को उन्हें उनके सामने पेश करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये जो स्टीरियोटाइप है ये बिल्कुल गलत है, ये जो अवधारणा हमने बना रखी है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी पढ़ती नहीं है,
ऐसी अवधारणा बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि हर जगह से कोई ना कोई अच्छा आदमी निकल कर आता है। उसका हम एग्जाम्पल देंगे ताकि बच्चे इस बात को समझें कि ऐसा नहीं है और ये चीज़ वो गलत सुन रहे हैं और ये गलत सोर्सेज से उन्हें बात समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका देख लेंगे, ऑप्शन लगा देते हैं। प्रेजेंटिंग, हाँ, प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल, हम बाबा भीमराव की सुना सकते हैं कहानी, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद की, इन सब की कहानियां सुनाकर उन्हें बता सकते हैं। सब कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी प्रगतिशील कक्षा है, वहां पे क्या होगा? नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, कि नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्टेड की जाती है लर्नर द्वारा। नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, यानी जो नॉलेज है वो टीचर द्वारा जैसी दी गई और वैसे ही ले ली, यानी जैसा टीचर ने बताया वैसे उसे मानकर उसे, हाँ जी हमने आज कर लिया बहुत कुछ, या ऐसे मिलेगी, इसे बोलेंगे आप। या फिर क्या? नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर्स, यानी जो नॉलेज है वो रिप्रोड्यूस करेंगे लर्नर्स एज इट इज, जैसे मतलब उन्हें बताया गया वैसे ही उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया। नॉलेज इज रिकॉल बाय लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। तीनों ही ऑप्शन ऐसे हो रहे हैं कि भाई ये बताएगा, ये बताएगा, ये बताएगा। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन में होना चाहिए, क्लासरूम प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खुद करे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, यानी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ये ही प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहलाएगी। देखेंगे आगे क्वेश्चन। रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट्स टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. This move is important because, यानी ये बोल रहे हैं कि हाल ही में हमारे पाठ्यचर्या में कुछ ऐसी स्टोरीज इंक्लूड की गई हैं जहां पर फादर तो किचन का काम कर रहा है और मदर जो है वो क्या कर रही है, वो बाहर के काम कर रही हैं। तो ये जो है ये क्यों हुआ है, ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर, ये इंडिया क्या बल्कि बहुत सारी जगहों पे ये स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां जो हैं वो किचन के लिए बनी हैं और जो लड़के हैं वो बाहर काम करने के लिए बने। ये जो स्टीरियोटाइप अवधारणा है ये बसी हुई है। इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए ये एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, स्टोरीज रखी जाती है, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ ये ऐसा नहीं है कि ये वाला काम ये जेंडर करेगा और ये वाला काम ये जेंडर करेगा। ये चीज़ हमें नहीं देखनी है। हमें सिर्फ क्या देखना है कि कोई भी जेंडर, हम इसे बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि अवधारणा, रूढ़िवादिता होना जेंडर को लेकर। तो जेंडर को लेकर अगर आप रूढ़िवादिता हो गए इस तरीके से, तो ये मूव क्यों लिया गया है बेसिकली आपको ये बताना है। इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बाइस, तो ये जेंडर बाइस को स्ट्रेंथ कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ये तो बल्कि जेंडर बाइस को तोड़ रहा है। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, बिल्कुल ठीक, यानी ये स्टीरियोटाइपिंग को एलिमिनेट यानी खत्म कर रहा है, स्टीरियोटाइपिंग को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है। ये बेसिकली ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे फादर किचन में घुसा दिया फादर को और मदर को बाहर भेज दिया, तो इससे क्या होगा, बच्चा ये समझेगा कि ये जरूरी नहीं है कि माँ हमेशा किचन में रहे, माँ बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है फादर कभी किचन में खाना ना बनाए, फादर भी खाना बना सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग तोड़नी है, इस वजह से ये स्टोरीज डाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as, यानी समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। यानी बेसिकली जो अभी इस बार बात हो रही थी ना कि हमारे समाज के अंदर जब ये बातें हो जाती हैं कि भाई ये औरत है तो ये घर में रहेगी, ये मर्द है तो बाहर जाकर काम करेगा, ये जब बस जाती हैं हमारे समाज में, तो ये हमारा स्टीरियोटाइप हो जाता है। जब बच्चा उसी समाज में पैदा होता है तो वो उसी तरीके से ही सोचता है। तो इसे बोलते हैं हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दे रखा है जेंडर स्टीरियो। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जेंडर को के हिसाब से भेदभाव करना किसी के साथ। जेंडर रोल्स यानी जेंडर की क्या भूमिका है। जेंडर आइडेंटिटी यानी जेंडर को पहचानना। तो यहाँ पे ये बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो रूढ़िवादिता बनी हुई है कि ये वाला जेंडर ये काम करेगा और ये वाला जेंडर ये काम करेगा, तो ये हम जब डिसाइड कर लेते हैं और समाज में इसे बिल्कुल पुख्ता मान लेते हैं, तो इसे बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। और इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चों को तो बताना ज़रूरी है कि ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो हमारे यहाँ फैली हुई है इसे हमें तोड़ना है और बच्चों को एक सही शिक्षा देनी है।
तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारी इस वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ ज़रा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।